Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 15th of February 2023. तो गाइज आज है तारीख 15 फरवरी 2023 और है वेडनेसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हर रोज़ मॉर्निंग में 5 बजे राइट टाइम ये वीडियो इसी चैनल पर अपलोड हो जाता है। तो आज कौन कौन अपने समय में वीडियो में प्रेजेंट है नीचे लाइव चैट के अंदर ज़रूर से मेंशन करना। बाकी इस लेक्चर में हम लोग मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज जैसे कि पीआईबी, लाइवमेंट, डाउन टू अर्थ के इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स को बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर करते हैं। देखो, इस लेक्चर का जो एंड है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वीडियो का एंड अगर आप मिस करोगे तो बहुत सारी गलती करने वाले हो। वीडियो के लास्ट में आपको दिया गया है एक टेस्ट, उस टेस्ट को अटेम्प्ट करना, उसके बाद आपका जो भी स्कोर आता है उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना, देखना कहाँ कहाँ पर गलती हुई है। और उस टेस्ट को आप तभी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे जब आप पूरे वीडियो के अंदर कंसंट्रेशन बनाकर अच्छे से चीज़ों को सुनोगे। और मैं आपको बता दूं, कल के वीडियो में मैंने प्रीलिम्स रैपिड फायर के क्वेश्चंस नहीं लगाए थे, तो वो आज क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे वीडियो के अंत में, तो उनको भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप लोग डेली बेसिस पर इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ में अगर आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, और अगेन वहाँ पर फिर से आपको दीपक यादव एजुकेशन लिखना होगा। 11,000 से ज़्यादा जो लोग हैं मेरे साथ में वहाँ पे जुड़ चुके हैं, आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। स्टार्ट करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट से सेशन को। सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग बाइगा ट्राइब। तो बाइगा ट्राइब के लोग अभी चर्चा में हैं, डिस्कस करेंगे ये ट्राइबल कम्युनिटी कौन सी है, क्योंकि आपको पता है ट्राइब्स को लेकर कहीं ना कहीं हर साल हम लोग देखते हैं प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चंस बन जाते हैं। पहले तो हम डिस्कस करेंगे आखिरकार न्यूज़ क्या है, मतलब कि आखिरकार ये ट्राइब चर्चा में क्यों है। तो न्यूज़ को पढ़ने के लिए आपको ऊपर वाला पैरा पढ़ना होगा। हर एक पर्टिकुलर आर्टिकल में इसी प्रकार का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो हुआ यह है कि हाल ही में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने क्या किया, लहारी बाई जो यहाँ पर एक महिला है उनके एफर्ट्स का अप्रिसिएशन किया है, उन्होंने जो काम किया है ना उसको और ज़्यादा सराहा है। देखो, लहारी बाई ने काम क्या किया, इन्होंने क्या किया कि लगभग जो 150 से ज़्यादा मिलेट की वैरायटीज़ होती हैं, मिलेट समझते हो ना, जो मोटे अनाज होते हैं, इसकी 150 से ज़्यादा वैरायटीज़ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई है, उसको सुरक्षा देने में यहाँ पर इन्होंने काम किया है। और ये जो लहारी बाई हैं ये बाइगा ट्राइब से बिलोंग करती हैं, इसी वजह से जो कॉन्सेप्ट है बाइगा ट्राइब का ये चर्चा में है। लहारी बाई के बारे में आप देख पाओगे तो यह है यहाँ पर वो पर्सन जैसा आपको यहाँ पर दिख पा रहा होगा। प्राउड ऑफ लहारी बाई हु हैज़ शोन रिमार्केबल एंथुजियाज्म टुवर्ड्स श्री अन्न, यानी कि हम लोग बात करें मिलेट्स की, ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो चर्चा में, क्योंकि पीएम मोदी ने रिसेंटली इनका अप्रिसिएशन किया था। तो बाइगा ट्राइब के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़, बाइगा ट्राइब जो है ना एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आपको बता दूं, यूपीएससी ने प्रीलिम्स में इसको लेकर पहले भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, पीवीटीजी को लेकर क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ध्यान रखना, पहली बात तो ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कौन से होते हैं। पीवीटीजी वो ग्रुप्स होते हैं जहाँ पर मतलब कि जो इसमें ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती है ना कहीं वो बहुत ज़्यादा खतरे में होती है। खतरे में आप कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा ये बैकवर्ड होते हैं अगर हम इनको बाकी ट्राइब से कंपेयर करें। या फिर दूसरा पॉइंट आप कह सकते हो कि ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती हैं पीवीटीजी वाली, इनकी जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है वो लगातार कम हो रही होती है, इनकी पॉपुलेशन लगातार खत्म होती जाती है। तो इस प्रकार की जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ उनको हम लोग पीवीटीजी में डालते हैं। तो बाइगा ट्राइब भी यहाँ पर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप वाली एक कम्युनिटी है। अब जो ये बाइगा ट्राइब्स वाले लोग हैं कहाँ कहाँ पे रहते हैं, तो खासकर छत्तीसगढ़ में, झारखंड, बिहार, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अंदर ये कम्युनिटीज़ रहती हैं। ऑक्यूपेशन की बात करें, मतलब क्या काम करते हैं जिससे यहाँ पर इनकी ज़िंदगी चल रही है ना, लाइवलीहुड किस प्रकार से जनरेट करते हैं। तो पहले तो यहाँ पे ये लोग स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन किया करते थे। जैसे आपको कल मैंने शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में पढ़ाया था ना, और मैंने आपको जूम कल्टीवेशन के बारे में पढ़ाया था, है ना। जूम कल्टीवेशन जैसे हम लोग करते हैं ना, कल मैंने आपको पढ़ाया था, याद आ रहा होगा। तो वही यहाँ पर ऑक्यूपेशन का काम आप कह सकते हो ये बाइगा ट्राइब भी करती हैं, वही कल्टीवेशन करके अपना लाइवलीहुड जनरेट करती हैं। लेकिन ये पहले क्या करते थे, आज के समय में ये लोग ज़्यादातर जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, जो भी यहाँ पर जंगल में मिलता है, जंगल में जो प्रोडक्शन होता है, उसी चीज़ के ऊपर मेजरली यहाँ पर ये डिपेंडेंट देखने को मिलते हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई। अब एक दो चीज़ें और ध्यान रखना,
ये लोग जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक जगह पर इन्होंने यहाँ पर जो एक एरिया है उसको क्लियर किया, वहाँ पर खेती बाड़ी करी जंगल के एरिया में, है ना, उसको साफ करने के बाद में फिर उसके बाद में दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए, वही शिफ्टिंग कल्टीवेशन, उसको हम जूम कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन की प्रैक्टिस बायगा ट्राइब जो फॉलो करती है ना, इसको एक अलग से स्पेशल नाम दिया गया है बेवार। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है बेवार क्या है, ध्यान रखना एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। दूसरा जो महुआ है, महुआ आपने सुना होगा, इस प्रकार से आपको ये महुआ देखने को मिलेगा। तो महुआ कहीं ना कहीं बायगा के जो फूड और ड्रिंक है ना उसके अंदर ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मतलब हम कह सकते हैं महुआ बेसिकली यहाँ पर थोड़ा इंटॉक्सिकेंट है, नशीला सा पदार्थ भी आप इसको कह सकते हो। इससे यहाँ पे ये जो महुआ है ना, महुआ के फ्लावर का हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, महुआ के पेड़ से ये फ्लावर हम लोग को मिलते हैं और इसी से यहाँ पे जो इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स है वो बनाई जाती है, ठीक है ना। थोड़ी नशीली जो ड्रिंक्स है वो यहाँ पर इस प्रकार से देखने को मिल जाती हैं। बाकी बायगा ट्राइब का एक और इंपॉर्टेंट फीचर है वो है टैटूइंग का। जो टैटू है वो ज़्यादातर बायगा कल्चर में देखने को मिलेगा। इवन आप देख पाओगे जो हर एक उम्र के जो लोग हैं बायगा ट्राइब में, इनके बॉडी पार्ट पे कुछ इस प्रकार के आपको यहाँ पर जो टैटूज़ हैं वो देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो टैटू का कॉन्सेप्ट भी काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है इन पर्टिकुलर ट्राइब्स के अंदर। दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल ये बात करता है दाऊद बोहरा कम्युनिटी के बारे में। आपको पता होगा ये पर्टिकुलर कम्युनिटी पिछले कुछ समय में लगातार चर्चा में, पिछले 4-5 दिन से लगातार न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं। तो क्या है दाऊद बोहरा कम्युनिटी, आओ समझते हैं डिटेल से। पहले तो हम समझेंगे कि आखिरकार हमारे पास में न्यूज़ क्या है। खबर यह है कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जो इसके पास में पिटीशन जारी करी गई थी उस पिटीशन को 9 जज की बेंच को दे दिया है। यानी अब जो 9 जज की बेंच है वो इस पिटीशन की सुनवाई करेगी। क्वेश्चन यह है कि वो पिटीशन क्या है। देखो होता यह है कि जो दाऊद बोहरा कम्युनिटी है ना, इसको लेकर यहाँ पर एक पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में डाला गया। हुआ यह था कि सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था किस चीज़ को लेकर, एक्स कम्युनिकेट को लेकर। देखो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाता हूँ, जब तक बैकग्राउंड समझाऊंगा नहीं तब तक आपका काम होगा नहीं। देखो एक पर्टिकुलर रिलीजन है ना, मान लो यहाँ पर एक रिलीजन है जो कि अपनी चीज़ों को सही से फॉलो कर रहा है। अब वहाँ पे क्या होता है, एक प्रोसेस होता है एक्स कम्युनिकेट का। एक्स कम्युनिकेट में मतलब क्या होता है कि उस रिलीजन से एक इंसान को निकाल दिया जाता है बाहर, है ना। पहले क्रिश्चियंस में एक्स कम्युनिकेट बहुत हुआ करता था कि यहाँ पर एक जो व्यक्ति है ना उसको इस रिलीजन से बाहर निकाल दिया जाएगा, कहा जाएगा कि ये काम वो नहीं कर सकता। तो ऐसे यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा दाऊद बोहरा कम्युनिटी के अंदर भी क्या होता है कि इस कम्युनिटी से किसी मेंबर को एक्स कम्युनिकेट किया जा सकता है, उसका बहिष्कार किया जा सकता है, उसको निकाला जा सकता है ना। जब उसको निकाल दिया जाएगा तो वो अब इस कम्युनिटी की सारी चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाएगा, है ना। जैसे कि मॉस्क वगैरह, मस्जिद वगैरह नहीं जाने दिया जाएगा तो रिस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर लग जाएंगे। तो इस प्रकार की जो ये प्रैक्टिस है ना एक्स कम्युनिकेट वाली, इसी को यहाँ पर एक पिटीशन में चैलेंज किया गया था और वो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में था। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उस पिटीशन को 9 जज की बेंच के पास में भेज दिया है। इसी वजह से दाऊद बोहरा कम्युनिटी चर्चा में आ चुकी है। और डिस्कस करेंगे, मैं आपको कुछ और बातें आगे बताऊंगा डिटेल से। जब हम लोग दाऊदी बोहरास के बारे में बात करते हैं ना तो यहाँ पर ये मुस्लिम कम्युनिटी के मेंबर्स हैं। खासकर आपको पता होगा मुस्लिम में शिया सुन्नी 2 अलग अलग सेक्ट देखने को मिलते हैं। तो जो शिया सेक्ट है ना, जो अभी बहुत कम से बिलोंग, मतलब बहुत कम होते हैं सुन्नी मुस्लिम्स के कंपैरिजन में, तो जो शिया सेक्ट है वहीं पे उसी सेक्ट के अंदर बिलोंग करते हैं दाऊदी बोहरास। ध्यान रखना इंडिया के अंदर में जो दाऊदी बोहरास हैं ये ज़्यादातर मेनली गुजरात के अंदर लोकेटेड हैं। पहले ये शॉपकीपर्स और ट्रेडर्स की तरह काम किया करते थे। आज के समय में जो मेन भाषा है ना इन कम्युनिटी की वो है लिसान अल दावत। लिसान अल दावत यहाँ पर इनकी लैंग्वेज है जो कि यहाँ पर ये यूज़ करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और ये बेसिकली एक ऐसा डायलेक्ट है जहाँ पर गुजराती के साथ साथ अरेबिक, उर्दू सभी चीज़ों का यहाँ पर एक मिक्सचर देखने को मिल जाता है। और इस कम्युनिटी के जो लीडर होते हैं, एक मेन लीडर होता है, उनके पास में सारी पावर्स होती हैं कि वो यहाँ पर इस कम्युनिटी से किसी को भी एक्स कम्युनिकेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, उसका बहिष्कार कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस कम्युनिटी के जो लीडर होते हैं ना उनको अल दई अल मुतलक के नाम से यहाँ पर जानते हैं हम लोग। पिछले 400 सालों से अगर हम देखें जो लीडर हैं वो हमेशा से इंडिया से बाहर के ही लीडर आपको देखने को मिल जाते हैं। और आज के समय में लगभग 53rd लीडर इनके देखने को मिलते हैं। जो 53वें लीडर हैं उनका नाम है डॉक्टर सईदना मुफद्दल सैफुद्दीन, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, अभी हमने एक वर्ड का बहुत यूज़ किया है एक्स कम्युनिकेट। एक्स कम्युनिकेट मतलब क्या होता है, देखो इस प्रैक्टिस में एक्स कम्युनिकेट मतलब होता है कि अपने मतलब कोई भी कम्युनिटी है उसमें एक पर्टिकुलर पर्सन का बहिष्कार कर देना, निकाल देना। जब निकाल देंगे तो उसको कोई भी काम नहीं करने दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी इस कम्युनिटी से किसी पर्सन को निकाला गया और वो सारी पावर्स किसके पास में है, इस बोहरा कम्युनिटी के लीडर के पास में है। तो जैसे ही उस व्यक्ति को निकाला जाएगा तो वो यहाँ पर आप कह सकते हो मॉस्क का जो भी यहाँ पर प्रोसेस है वो नहीं कर पाएगा। बाकी जो कम्युनिटी के अंदर चीज़ें, रिचुअल्स को फॉलो किया जाता है वो नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आप कह सकते हो इस एक्स कम्युनिकेट को, मतलब ये जब चीज़ें हो रही थी ना तो उसको रोकने के लिए एक एक्ट भी आया जिसको हम लोग बोलते हैं बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ एक्स कम्युनिकेशन एक्ट ऑफ 1949।
1949 का ये वाला पर्टिकुलर एक्ट है, इसको इसलिए लेकर आया गया था ताकि इस प्रकार की प्रैक्टिस को रोका जा सके। इस एक्ट ने ये बोला कि कहीं ना कहीं इससे क्या हो रहा है, एक्स कम्युनिकेशन से एक पर्टिकुलर पर्सन के जो राइट्स हैं, उसके जो हक हैं वो छीने जा रहे हैं। उसके पास में अपने रिलीजन को परफॉर्म करने का पूरा हक है, फंडामेंटल राइट है, तो वो छीने जा रहे हैं। इस प्रकार की बात यहाँ पर इसने बोलकर एक्स कम्युनिकेशन को ख़त्म करने की बात की थी। ठीक है, तो इसी चीज़ को अभी यहाँ पर, इसी एक्स कम्युनिकेशन को यहाँ पे जो बोहरा कम्युनिटी है वो उसके जो लीडर है वो कर सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, आप कह सकते हो कि ये जो एक्ट है कहीं ना कहीं इस चीज़ के ऊपर रोक लगाता है। तो बोहरा कम्युनिटी कहती हैं, इनके लीडर्स बोलते हैं देखो ये पावर्स हमारे पास में ऑलरेडी हैं, तो हम इन पावर्स को फॉलो कर सकते हैं, है ना। तो इस चीज़ को लेकर एक पिटीशन दिया गया था और इसी चीज़ को यहाँ पर चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, जो कि यहाँ पे अभी 9 जज की बेंच को रेफर कर दिया गया है। आई होप आपको ये जो पर्टिकुलर मैटर है वो समझ में आ चुका है, क्या है दाऊद बोहरा कम्युनिटी का पूरा इशू और कौन होते हैं दाऊद बोहरा कम्युनिटी। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। देखो, नेक्स्ट आर्टिकल पर बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है 2K प्लस लाइक्स का, उसको फटाफट आप अचीव करवा सकते हो। यहाँ पे बात की जा रही है यानोमनी पीपल के बारे में। अब यानोमनी पीपल कौन है, इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। इंपॉर्टेंट है, खासकर GS पेपर नंबर 1 सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। हुआ क्या है, तो ब्राज़ील की जो सरकार है इन्होंने हाल ही में कुछ एक्शन लिया है। क्या एक्शन लिया है कि आज के समय में जो अमेज़न वाले जंगल है ना, उन अमेज़न वाले जंगल में ये यानोमनी पीपल जो हैं वो रहते हैं। ये वाले जो लोग हैं वो अभी अमेज़न के जंगल में रहते हैं। तो हुआ क्या कि पिछले कुछ समय में बहुत सारे जो माइनर्स जो खनन करने का काम करते हैं वो इलीगल तरीके से इनके एरिया में पहुंच गए खनन करने के लिए। तो ब्राज़ील की सरकार ने हाल ही में एक कदम उठाया, एक एक्शन लिया, इन सभी इलीगल माइनर्स को वहां से हटाया गया, रिमूव कराया गया, है ना। इसी वजह से यह यानोमनी पीपल जो है ना काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ चुके हैं। तो ये तो आपने समझा न्यूज़ एग्जैक्टली क्या है, लेकिन यहाँ से कभी भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं बनेगा। करना क्या है, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना है। जब हम बात करते हैं यानोमनी पीपल के बारे में, तो ये जो यानोमनी ट्राइब है ना, ये कह सकते हो एक इंडिजीनियस ट्राइब है, इंडिजीनियस पीपल है, जो कि आज के समय में खासकर साउथ अमेरिका में रहते हैं, खासकर अमेज़न वाले जंगल हैं वहाँ पर। और अगर मैं आपको मैप दिखाऊं साउथ अमेरिका का, तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। साउथ अमेरिका के ये सारे देश हैं, ब्राज़ील, बोलीविया, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना एक फेमस कंट्री, आपको पता होगा, रिसेंटली फीफा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना ने जीता था। देन यहाँ पर चिली है, पेरू है, इक्वाडोर है, कोलंबिया है, वेनेजुएला है। तो जो वेनेजुएला और ब्राज़ील का जो ये बॉर्डर है ना, स्पेसिफिकली यहाँ की बात करें, यहीं पर ये वाले जो लोग हैं वो रहते हैं, ठीक है, और अमेज़न जंगल में। और ऐसा नहीं है कि अमेज़न जंगल किसी एक देश में फैला हुआ है। आपको पता होगा, बहुत से लोग बोलते हैं ब्राज़ील के अंदर अमेज़न जंगल, नहीं, ब्राज़ील के साथ साथ जो इसके आसपास के देश है ना, इन देशों में भी काफ़ी हद तक जंगले फैले हुए हैं। यहाँ पर आप देख पाते हो, ये पूरा का पूरा अमेज़न जंगल का बेसिन है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो आपसे क्वेश्चन बन जाए कि ये जो कम्युनिटी है ये कौन से पर्टिकुलर आप कह सकते हो एरिया में रहती है, तो अमेज़न जंगल में रहने वाली ये कम्युनिटी है। इनको हम लोग साउथ अमेरिकन इंडियंस के नाम से भी जानते हैं। ये लोग ज़रियाना लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, ज़रियाना भाषा यहाँ पर ये लोग बोलते हैं। इकोनॉमी की बात करें, मतलब कैसे कमाते खाते हैं, तो ज़्यादातर अगेन ये लोग भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं। जैसा जूम कल्टीवेशन होता है ना, उसी शिफ्टिंग कल्टीवेशन के ऊपर डिपेंडेंट हैं। प्लस उसके बाद में जो केला होता है, बनाना कल्टीवेशन के लिए माने जाते हैं। बनाना कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा क्या होता है, हंटिंग की जाती है। इसी से यहाँ पर इनका पूरा का पूरा जो जीवन है वो चलता है, ठीक है। बाकी एक बात और ध्यान रखना, इन ट्राइब के अंदर में ये जो ट्राइब्स हैं ना, ये जो पीपल हैं, यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट होता है, और एक तरीके से आप कह सकते हो एक व्यक्ति होते हैं, मेन व्यक्ति। जैसा आप देख पाओगे अभी दावी कपोनेवा यानोमनी, ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति देखने को मिलेंगे। इनको बोला जाता है रेन फॉरेस्ट के दलाई लामा, ठीक है ना, दलाई लामा के नाम से भी यहाँ पर इनको जाना जाता है, रेन फॉरेस्ट का दलाई लामा। तो हुआ क्या कि इनको रिसेंटली राइट टू लाइवलीहुड का अवार्ड दिया गया। देखो, इनका एक मेजर रोल रहा है यानोमनी पीपल को प्रोटेक्शन देने में। इनको जाना जाता है क्योंकि इन्होंने पिछले कुछ समय पर 20 साल तक कैंपेन चलाया ताकि ये जो यानोमनी पीपल हैं इनको प्रोटेक्शन दी जा सके, इनकी सुरक्षा की जा सके। ये जिस जंगल में रहते हैं उनकी सुरक्षा की जा सके, जिस जंगल में लोग रहते हैं वहाँ पर इन सभी लोगों का कंट्रोल हो। तो पूरे पीपल को सपोर्ट करने का इन्होंने काम किया है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है दवी कपोनेवा यानोमनी, नाम ध्यान रखना। क्वेश्चन बन सकता है कि ये कौन है, तो ध्यान रखना रेन फॉरेस्ट के दलाई लामा है। इन्होंने क्या काम किया था वो आपने समझा। इनको मैंने बताया अवार्ड भी मिला हुआ है, राइट टू लाइवलीहुड का अवार्ड यहाँ पर इनको दिया गया था। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल बात करता है सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। न्यूज़ क्या है पहले हम इसको समझते हैं। हाल ही में जो काफ़ी सारे बर्डर्स हैं, जिनको चिड़िया देखना पसंद है, वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट लोग हैं, है ना, जानवरों में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं, तो इन सब लोगों ने क्या किया, रिसेंटली सुंदरबन जब बर्ड फेस्टिवल चल रहा था तो इस दौरान लगभग 145 से ज़्यादा 145 से ज़्यादा जो बर्ड की स्पीशीज़ हैं वो देखी गई हैं।
इस वजह से यहाँ पर ये सुंदरबन टाइगर रिजर्व काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ चुका है। स्पेशली हम लोग समझेंगे सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। तो जब सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पूछा जाता है ना एग्जामिनेशन में, तो आप बहुत आराम से टैकल कर पाओगे, क्योंकि देखो ऐसे क्वेश्चंस हर साल बनते रहते हैं। जब सुंदरबन की स्पेसिफिकली बात करेंगे तो ये कहाँ पर स्थित है? ये बे ऑफ बंगाल में जो डेल्टा बनता है ना, गंगा ब्रह्मपुत्रा मेघना नदी का जो डेल्टा बनता है, वहीं पर सुंदरबन स्थित है। एग्जैक्टली अगर हम मैप देखें तो यहाँ पर है इंडिया, और इसके बगल में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा बांग्लादेश। ये जो नदियाँ आ रही हैं इस प्रकार से यहाँ पर ये अलग अलग करके डेल्टा बना दे रही है, ये डेल्टा कहता है। तो सुंदरबन जो है कुछ इंडिया में है और कुछ बांग्लादेश में है। ये पूरा का पूरा आपको डेल्टा देखने को मिलेगा। यही यहाँ पर पूरा का पूरा सुंदरबन वाला रीजन जो है वो कहलाता है। ठीक है, तो सुंदरबन गंगा ब्रह्मपुत्रा मेघना नदी के डेल्टा पर स्थित है। इस सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व में काफ़ी सारे और छोटे छोटे रिजर्व्स आते हैं। फॉर एग्जांपल सुंदरबन टाइगर रिजर्व इसी रिजर्व में है, सुंदरबन नेशनल पार्क इसी रिजर्व में है, देन हैलिडे आइलैंड हो गया, लोथियान आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसी में है, सजना खाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। तो ये सारे एरियाज आपको सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व में देखने को मिल जाते हैं। जैसा आप ये देख पा रहे होंगे पूरा का पूरा सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व है। यहीं पर मैंग्रोव वाले जंगल पाए जाते हैं। दुनिया के सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल इसी सुंदरबन वाले रीजन में देखने को मिलता है। इस सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट का डेजिग्नेशन मिला हुआ है। ध्यान रखना, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको कवर किया गया है। यहाँ पे बात करें, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं वो पाए जाते हैं। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जानवर भी देखने को मिलते हैं, जैसे रॉयल बंगाल टाइगर, एस्टुअरिन क्रोकोडाइल, गैंगेटिक डॉल्फिन, वाटर मॉनिटर लेजर्ड, इस प्रकार के जानवर सुंदरबंस में देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल बात करता है आसियान डिजिटल मिनिस्टर्स के बारे में, जिसको हम एडीजी मिन के नाम से जान रहे हैं। तो रिसेंटली यहाँ पर आसियान मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है, थर्ड मीटिंग थी है, जिसकी वजह से यहाँ पर यह पर्टिकुलर आर्टिकल चर्चा में है। हाल ही में क्या होता है, थर्ड आसियान डिजिटल मिनिस्टर मीटिंग होती है वर्चुअल प्लेटफॉर्म के बेसिस पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। तो ये जो मीटिंग थी ये एक एनुअल मीटिंग है। इसमें क्या हुआ, जो ये आसियान की 10 कंट्रीज़, आपको पता है ना आसियान में टोटल 10 कंट्रीज़ हैं। इस ग्रुप में 10 कंट्रीज़ हैं। कौन कौन सी? ब्रुनेई, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, इंडोनेशिया, ये 5 हो गई। बाकी मलेशिया, फिलीपींस, कैम्बोडिया, सिंगापुर, वियतनाम, ये 5 हो गई। तो ये 10 कंट्रीज़ यहाँ पर आसियान के अंदर में आती हैं। तो आसियान की यहाँ पर ये एक एनुअल मीटिंग है। इन 10 देशों के जो टेलीकॉम मिनिस्टर्स हैं वो आपस में मिलकर बातचीत करते हैं। ये थर्ड मिनिस्ट्री मीटिंग देखने को मिल जाएगी। ये तीसरी मीटिंग है, ध्यान रखना, 2023 में जो अभी हुई है रिसेंटली। और कहाँ पे हुई है ये आपको बताना है, ठीक है ना, कहाँ पे हुई है, कौन सी जगह पर हुई है, नीचे कमेंट सेक्शन में उस जगह का नाम बताओ। वैसे वर्चुअल प्लेटफॉर्म में यहाँ पर इस मीटिंग को किया गया है, तो प्लेस का कोई चक्कर ही नहीं है। कहाँ पे हुई है इसको मत याद करो, ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे मीटिंग हुई है, डिजिटली मीटिंग यहाँ पर देखने को मिली है। ठीक है, तो जो ये वर्क प्लान था ना, ये पूरा का पूरा जो वर्क प्लान 2023 को यहाँ पर उन्होंने अप्रूव किया है कि हम क्या क्या करने वाले हैं। तो इन देशों का कहना है हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को लेकर काम करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर काम करेंगे, इन पर्टिकुलर चीज़ों को लेकर, स्मार्ट सिटी के ऊपर काम करेंगे। तो ये इन सारे कॉन्सेप्ट्स पर ये सारी कंट्रीज़ मिलकर काम करने वाली हैं। इससे इनका जो कोलैबोरेशन है, इनके जो रिलेशन है वो और ज़्यादा मजबूत होते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब क्वेश्चन बनने के चांसेस आपके आसियान की साइड से भी हैं कि आसियान के बारे में आपको पता होना चाहिए आसियान क्या है एग्जैक्टली। आसियान बेसिकली इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। जो साउथ ईस्ट वाले कंट्रीज़ हैं उन्हीं का ये पूरा का पूरा ग्रुप है। इस आसियान देश के ग्रुप को बनाया गया था 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन को साइन करके। फाउंडिंग मेंबर्स की बात करें तो इसके कौन कौन से मेंबर्स हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ये इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। लेकिन ओवरऑल इसके टोटल 10 मेंबर्स हैं। 10 मेंबर्स मैं आपको बता चुका हूं, एक बार फिर से बताता हूं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम, ये इसके 10 मेंबर्स हैं। इनका काम है कि साथ में मिलकर, इनकी जो सरकार है वो साथ में मिलकर काम कर सकें। इकोनॉमिक, सिक्योरिटी, मिलिट्री, एजुकेशनल, सोशल पर्सपेक्टिव से ये सब मिलकर आपस में काम कर सकें। ये इनका एक मेजर गोल होता है आसियान देशों का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है कि आखिरकार 199145 ये क्या है। इसको हम 2005 YY128 के नाम से जानते हैं। ये क्या है तो ध्यान रखना, मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, ये एक एस्टेरॉयड है। ठीक है ना, एस्टेरॉयड क्या होता है, जो कि हमारे अंतरिक्ष में इस प्रकार से बड़े बड़े जो पत्थर के टुकड़े हैं, रॉकी पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि एग्जैक्टली क्या है, तो पता होना चाहिए ये बेसिकली एक एस्टेरॉयड है। अच्छा, ये चर्चा में क्यों है, हमारे पास में न्यूज़ क्या है, पहले हम इसको समझते हैं। हुआ यह है कि जो नासा के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़े साइज़ का जो एस्टेरॉयड है, जिसका नाम ये है नंबर वाला जो मैंने अभी आपको बताया, मैं आगे YY बोल दूंगा, YY128 वाला जो ये एस्टेरॉयड है ना, इसको ट्रैक किया, इसको देखा, इसका पाथ ट्रैक किया और देखा कि ये कहीं ना कहीं अर्थ के ऑर्बिट में, जो अर्थ ऑर्बिट है ना, अर्थ के ऑर्बिट में आने से कुछ दूरी पर है ये।
तो ये चीज़ यहाँ पे ट्रैक की गई है। तो बड़ा सा एस्टेरॉइड अर्थ की तरफ बढ़ रहा है, अर्थ की ऑर्बिट की तरफ बढ़ रहा है, ऐसा यहाँ पर बताया गया नासा के एक्सपर्ट्स के थ्रू। इस वजह से ये एस्टेरॉइड चर्चा में। तो पहली चीज़ तो नाम ध्यान में रखना। दूसरा, यहाँ पर ये एक ऐसा एस्टेरॉइड है जो कि मतलब आप कह सकते हो इसका जो ऑर्बिट है ना वो अर्थ के ऑर्बिट को क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है। ये ऑर्बिट क्या करता है, ये हमारे ये जो एस्टेरॉइड है ये हमारे सन के चक्कर लगाता है। सन का जो सन का चक्कर लगाता है, आप कह सकते हो कि 774 डे में यहाँ पर ये सन का एक चक्कर पूरा कर पाता है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। दूसरा, यहाँ पर जो एस्टेरॉइड है काफ़ी ज़्यादा दूरी पर बताया जा रहा है, लगभग काफ़ी बड़े साइज़ का बताया जा रहा है। कितने बड़े डायमीटर का बताया जा रहा है, 566 से लेकर 1.265 किलोमीटर तक का डायमीटर इसका बताया जा रहा है। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे आप एस्टेरॉइड के बारे में बात करेंगे। एस्टेरॉइड क्या होते हैं, तो मैंने बताया एस्टेरॉइड छोटे साइज़ के रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि हमारे सन को ऑर्बिट कर रहे होते हैं, सन के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, है ना, प्लैनेट की तरह ही होते हैं। बहुत मतलब कोई भी बड़े साइज़ के भी होते हैं, छोटे साइज़ के भी होते हैं। ये रॉकी पार्टिकल्स होते हैं, हमारे बड़े बड़े पत्थर होते हैं। तो ये जो एस्टेरॉइड्स हैं ये सन के आसपास ऑर्बिट करते हैं प्लैनेट्स की तरह, मैंने आपको बताया, बट प्लैनेट से छोटे होते हैं, ये ज़रूर से ध्यान रखना। ज़्यादातर जो एस्टेरॉइड्स हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, इसकी पूरी एक एस्टेरॉइड बेल्ट है, ये आपको पता होगा। एस्टेरॉइड बेल्ट कहाँ पर है, तो जब आप सौर मंडल देखोगे यानी कि सोलर सिस्टम देखोगे, तो जब यहाँ पे मार्स और जुपिटर को देखोगे ना, तो मार्स और जुपिटर के बीच में इस प्रकार से छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ना, ये सारे एस्टेरॉइड हैं, ये सारे रॉकी पार्टिकल्स हैं। इसी को हम लोग एस्टेरॉइड बेल्ट बोलते हैं। और ऐसे ही एक बेल्ट और आती है जो कि बाहर होती है, यानी हमारे पूरे के पूरे सौर मंडल से यानी सोलर सिस्टम से बाहर वो बेल्ट होती है जिसको कुइपर बेल्ट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे एस्टेरॉइड्स होते हैं, ये सोलर सिस्टम के पूरा बाहर है। ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात को। तो एस्टेरॉइड्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। बात क्लियर हो गई, चलो आगे आते हैं उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल बात करता है सिमिलीपल टाइगर रिजर्व के बारे में। तो सिमिलीपल टाइगर रिजर्व क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। लोकेशन ज़रूर ध्यान रखना, लेकिन उससे पहले जानते हैं आखिरकार चर्चा में क्यों है। देखो, इस टाइगर रिजर्व का जो फॉरेस्ट स्टाफ है, वहाँ पे जो स्टाफ रहता है, उन्होंने क्या किया, हाल ही में एलिफेंट जो है हाथी का एक डेड बॉडी मिली है वहाँ पर। तो इस वजह से यहाँ पर सिमिलीपल टाइगर रिजर्व चर्चा में आया। तो सिमिलीपल टाइगर रिजर्व की जब बात करते हैं तो इसका लोकेशन कहाँ पर है, ध्यान रखना। पहली चीज़ मोटा मोटा बताता हूँ, ओडिशा में स्थित है। ओडिशा में भी स्पेशली कहाँ पर, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको सिमिलीपल टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। इस टाइगर रिजर्व के आसपास बड़े बड़े प्लेट्यूज, बड़ी बड़ी हिल्स, बड़ी बड़ी यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे हाईएस्ट पीक भी है, मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे दो पीक हैं, दो बहुत ऊंचाई पर जगह स्थित हैं। एक है खायरीपुरु और दूसरी है यहाँ पर मेगासनी। ये दो पीक्स हैं, बहुत ऊंचाई पर ये जगह स्थित हैं, ध्यान रखना। ठीक है ना, मैंने आपको बताया इस एरिया के आसपास बहुत सारे पहाड़ी इलाका देखने को मिल जाएगा, बहुत सारी ग्रासलैंड है, बहुत सारी लकड़ियाँ भी यहाँ पर अलग अलग प्रकार की देखने को मिलती हैं। इस सिमिलीपल टाइगर रिजर्व को एक टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था 1956 में। प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर में इसको एक टाइगर रिजर्व बनाया गया था। सॉरी, बाद में प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर में इसको हमने इंक्लूड कर लिया था, इसी में यहाँ पर ऐड कर दिया था, बट इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था 1956 में। ये जो सिमिलीपल टाइगर रिजर्व है ना, इसका एक बहुत बड़ा ट्रांजिशनल एरिया देखने को मिल जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि वो हिस्सा है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का। ठीक है, तो सिमिलीपल टाइगर रिजर्व एक ट्रांजिशनल एरिया, लगभग इसके साथ में एक एरिया है 2250 स्क्वायर किलोमीटर का, उस एरिया के साथ में इसको वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का भी हिस्सा बनाया गया था यूनेस्को के थ्रू साल 2009 में, ध्यान रख सकते हो। ये इकलौता टाइगर रिजर्व है दुनिया में जहाँ पर मेलेनिस्टिक टाइगर्स पाए जाते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इकलौता टाइगर रिजर्व जहाँ पर मेलेनिस्टिक टाइगर्स पाए जाते हैं। मेलेनिस्टिक टाइगर, देखो दो टाइगर दिख रहे होंगे, ये नॉर्मल है, ये मेलेनिस्टिक है। मेलेनिस्टिक मतलब इसके अंदर जो पिगमेंट है ना वो ज़्यादा है, इस वजह से इसके ऊपर ब्लैक कलर थोड़ा ज़्यादा दिख पा रहा होगा। इसका कलर थोड़ा डार्क है, इसका थोड़ा लाइट है, क्योंकि इसके अंदर पिगमेंट ज़्यादा है। तो इस प्रकार के मेलेनिस्टिक जो टाइगर्स हैं वो सबसे ज़्यादा या फिर इकलौता सिमिलीपल टाइगर रिजर्व ही है जहाँ पर पाए जाते हैं। इस सिमिलीपल टाइगर रिजर्व के आसपास के रीजन में अलग अलग प्रकार की ट्राइब्स पाई जाती हैं, जो कि यहाँ पर कहलाती हैं कोला ट्राइब है, संथलर ट्राइब है, भूमिजा, बतुड़ी, गोंडास, खाड़िया, मनकाड़िया, सारा। तो इस प्रकार की ट्राइब्स आपको आसपास देखने को मिल जाती हैं। बाकी इस एरिया में कई सारे अलग अलग प्लांट की स्पीशीज़ पाई जाती हैं, लगभग 1000 से ज़्यादा प्लांट्स की स्पीशीज़ हैं, ऐसा कहा जाता है। जानवरों की बात करें तो लेपर्ड, गौर, एलिफेंट, उसके बाद में बार्किंग स्पॉट डियर, ये सारे यहाँ पर जो जानवर हैं वो देखने को मिल जाते हैं। ऐसा कहीं ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, बस खाली इतना लोकेशन वगैरह ध्यान रखना। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में बात किया गया है इंडियन वाइट बैक्ड वल्चर के बारे में। तो एक वल्चर है जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, वाइट बैक्ड वल्चर। तो क्यों है चर्चा में, और थोड़ा डिस्कस करते हैं। हुआ यहाँ पर ये, हाल ही में क्या किया गया, जो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड वल्चर है, यानी कि ऐसी वल्चर जो कि लगातार खतरे में है, इन वल्चर का
री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम का तीसरा फेज स्टार्ट कर दिया गया है। इनको वापस से रीइंट्रोड्यूस करने के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, इनको जीवित रखें, इनको वापस हम लेकर आएँ, है ना, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन अभी बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है। तो इस वजह से जो इसका री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम है ना, वो रिसेंटली लॉन्च किया गया है, उसकी वजह से ये वल्चर चर्चा में है। तो ये इंडियन वाइट बैक वल्चर क्या है डिस्कस करते हैं। मीडियम साइज़ का डार्क कलर का ये गिद्ध आपको दिखेगा, ये वाला वल्चर जो है। दूसरा, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? साइंटिफिक नेम है जिप्स बेंगलेंसिस। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है? पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, सदर्न वियतनाम, इस प्रकार की कंट्रीज़ के अंदर में ये देखने को मिलता है। ज़्यादातर ये हिली रीजन के अंदर देखने को मिलेगा, प्लेन रीजन के अंदर देखने को मिलेगा, और हिली रीजन्स में भी पाया जाता है लेकिन इतना नहीं पाया जाता, लेकिन प्लेन रीजन्स में ज़्यादातर देखने को मिलता है। फीचर्स की बात करें तो 75 टू 85 सेंटीमीटर टॉल ये देखने को मिलेगा। जो एडल्ट्स वाले होते हैं, ये वाले जो वल्चर है ना, जो इसमें एडल्ट वाली प्रजाति होती है, थोड़े बड़े ज़्यादा उम्र की जो प्रजाति होती है ना, उनका कलर थोड़ा ब्लैक होता है, लेकिन जो यहाँ पर थोड़े जवान होते हैं, कम उम्र के होते हैं ये वल्चर, उनका कलर थोड़ा ब्राउनर होता है। इनका जो पंख का साइज़ होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। पंख के साइज़ का स्पैन 180 से लेकर 210 सेंटीमीटर के आसपास होता है। वज़न लगभग 5 से 7.5 kg के आसपास। ये चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, ये पॉइंट ध्यान रखना बस। और एक पॉइंट ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस वल्चर का जो आयुसियन स्टेटस है वो क्या है। तो आयुसियन स्टेटस में इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया है, यानी कि बहुत ज़्यादा खतरे में ये वाली प्रजाति देखने को मिल जाती है। आई होप गाइज आपको सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से क्लियर हो चुकी हैं। नाउ समय है हमारा प्रीलिम्स रैपिड फायर सेशन का। तो अब जितना भी आपने यहाँ पे पढ़ा है, मतलब 26 मिनट में आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है ना। यही यहाँ पर इस वीडियो की खास बात है कि बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में, क्रिस्प वे में आपको बहुत कुछ जानने को मिले और एग्जामिनेशन के लिए सब कुछ जानने को मिले। अब जितना भी कुछ पढ़ा है उसको टेस्ट करने का समय है। मैं लाइन से एक एक करके आपको सारे क्वेश्चंस बताऊंगा। पहले क्वेश्चंस बताऊंगा, उसके आंसर आप लोग लिखते हुए चलना नीचे कमेंट सेक्शन में। फिर एक साथ मैं आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी बताऊंगा। इससे पता चलेगा आपने कितना कुछ अच्छे से सुना है और आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और अपना स्कोर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखे बिना बिल्कुल मत जाना। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बाइगर ट्राइब को लेकर है, अभी हमने पढ़ा था। तो बाइगर ट्राइब के रेफरेंस में आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, ये बेसिकली एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। दूसरा स्टेटमेंट, जो बेवार है ना, बेवार एक प्रकार का शिफ्टिंग कल्टीवेशन है और वो इसी ट्राइब के थ्रू प्रैक्टिस किया जाता है। यही वाली ट्राइब इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन को करती हैं। बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए बोलता है 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। फटाफट इसका आंसर दो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग सा और उतना ही आसान है। अभी हमने आसियान के बारे में पढ़ा। तो ये जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है आसियान को लेकर आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, आसियान ग्रुप को बनाया गया था बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन करने के बाद में। दूसरा स्टेटमेंट, इंडिया जो है इस आसियान ग्रुप का एक फाउंडिंग मेंबर है। बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं, फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन बात करता है दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के बारे में। तो दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के रेफरेंस में अगेन आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, जो इस कम्युनिटी के मेंबर हैं वो सब शिया सेक्ट को बिलोंग करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट, ये लोग लिसान अल दावत एक भाषा है जो कि अरेबिक और उर्दू का कॉम्बिनेशन है, इस भाषा को ये लोग यूज़ करते हैं, ये भाषा बोली जाती है इन कम्युनिटी के थ्रू। बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही, या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। यहाँ पे बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है, द यानोमामी ट्राइब, जो यानोमामी ट्राइब है ना, ये हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिली है। ये कौन से एरिया में रहते हैं। ऑप्शन ए अमेजन फॉरेस्ट, ऑप्शन बी सहारा डेजर्ट, ऑप्शन सी आर्कटिक रीजन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका सही उत्तर। नाउ अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अभी आपसे सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पूछा गया है। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व के रेफरेंस में आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, जहाँ पर बायतारानी और ब्राह्मणी रिवर दोनों मिलती हैं, उनके कॉन्फ्रेंस पर स्थित है। दूसरा स्टेटमेंट, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व को एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया है। बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही, या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 199145 2005 YY128, ये जो है ना, ये हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है। ये एग्जैक्टली क्या है। क्या ये एक एक्सोप्लैनेट है,
क्या ये एक एस्टेरॉइड है, क्या ये एक माइक्रो प्रोसेसर है, या फिर क्या ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है? बताओ यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या है। बहुत सरल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी ने पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है सिमिलीपल टाइगर रिजर्व हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है, ये कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी ओडिशा, या फिर ऑप्शन डी राजस्थान। बताओ इसका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अभी हम लोगों ने इंडियन वाइट बैक्ड वल्चर के बारे में पढ़ा है, तो इंडियन वाइट बैक्ड वल्चर के रेफरेंस में आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट, ये मीडियम साइज़ का डार्क वल्चर है जो कि केवल और केवल वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट, ये जो वल्चर है इसको IUCN रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया है। बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। ना दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चंस थे ये तो हो गए आज के हमारे। अब आपसे मुझे कल वाले क्वेश्चंस भी डिस्कस करने हैं ना। कल वाले वीडियो के कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आया हुआ हूँ, इसके आंसर फटाफट आपको देना है। कल हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था आज़ादी सैट 2 सैटेलाइट के बारे में। यह जो सैटेलाइट है अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है, उस वजह से ये चर्चा में था। तो इसको लेकर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट, इस सैटेलाइट को डेवलप किया गया है इसरो के UR राव सैटेलाइट सेंटर बैंगलोर के थ्रू। दूसरा स्टेटमेंट, इस सैटेलाइट का मकसद है कि जो टेम्परेचर है उसको यहाँ पर मेजर करना, हेल्थ डेटा को मेजर करना, ये सारा काम यहाँ पर इसका देखने को मिलने वाला है। बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही है, या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। तो इसका सही आंसर आप सभी को देना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे ब्रू ट्राइब के बारे में पूछा गया है। ब्रू ट्राइब के बारे में कल मैंने सबसे पहले आर्टिकल में पढ़ाया था। तो पहला क्वेश्चन बोलता है ये जो ट्राइब है ये लोग बिलोंग करते हैं इंडो मंगोलाइड रेस को, और खासकर ये लोग त्रिपुरा के अंदर में रहते हैं। दूसरा, ये एक नोमैडिक ट्राइब है और ज़्यादातर जो लोग हैं वो झूम कल्टीवेशन को फॉलो करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। तो इसका सही आंसर दो फटाफट, बहुत सरल सा क्वेश्चन है। फिर आपको कल मैंने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ाया था। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के रेफरेंस में अगेन आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को जॉइंटली एस्टेब्लिश किया गया है किस किस के थ्रू, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री, इंटरनल ट्रेड और इंडियन इंडस्ट्री के मिलकर थ्रू, इन दोनों ने मिलकर इसको एस्टेब्लिश किया है। दूसरा स्टेटमेंट, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन होते हैं वो यहाँ पर अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू। बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है किलोनोवा के बारे में। किलोनोवा के बारे में कल पढ़ाया था, थंबनेल भी लगाया था इनफैक्ट। तो किलोनोवा को लेकर दो स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट, ये एक कॉस्मिक इवेंट है। ये कब होता है, जब एक न्यूरॉन स्टार दूसरे न्यूरॉन स्टार के साथ में टकराता है, स्मैश करता है। दूसरा स्टेटमेंट, जब ये होता है ना इवेंट, तो इस समय बहुत सारे हैवी मेटल जैसे गोल्ड, सिल्वर, सेलेनियम जैसी चीज़ें हमारे स्पेस में निकलती हैं। बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा बात करता है लिथियम को लेकर। कल पढ़ाया था, तो लिथियम के रेफरेंस में आपको अगेन दो स्टेटमेंट्स दिए गए, पूछा गया इनमें से कौन सा नॉट करेक्ट है, गलत है। पहला स्टेटमेंट, लिथियम एक सिल्वर वाइट मेटल है जो कि आल्कली मेटल ग्रुप को बिलोंग करता है। दूसरा स्टेटमेंट, लिथियम का जो लिथियम यहाँ पर एक हाई डेंसिटी वाला मेटल है, सभी मेटल में हाई डेंसिटी वाला मेटल है। बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। तो गाइज़ यहाँ पर ये थे सारे के सारे क्वेश्चंस। आई होप गाइज़ आप लोगों को मज़ा आ चुका होगा और क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए होंगे, सही सही आंसर दिए होंगे। अब देखते हैं आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। मैं लास्ट वाले क्वेश्चन से आपको सारे आंसर्स बताता हुआ चलूँगा, और अपना जो भी स्कोर है वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखे बिना मत जाना। आपसे आखिरी क्वेश्चन पूछा गया था लिथियम को लेकर। लिथियम को लेकर कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इसका सही उत्तर केवल और केवल सेकंड है। कौन सा स्टेटमेंट गलत आपसे पूछा गया था, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है क्योंकि लिथियम एक आप कह सकते हो सिल्वर वाइट मेटल है, आल्कली मेटल ग्रुप को बिलोंग करता है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा गलत है। दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि हाई डेंसिटी नहीं, लो डेंसिटी है, बहुत हल्का मेटल है, पानी के ऊपर भी फ्लोट कर सकता है, तो इस वजह से दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था किलोनोवा के बारे में। तो किलोनोवा को लेकर जो ये दोनों स्टेटमेंट है दोनों के दोनों सही है। कल मैंने आपको पढ़ाया था ना कि जो न्यूरॉन स्टार होता है दूसरे के साथ में स्मैश करता है, इसी को हम लोग किलोनोवा बोलते हैं। ये एक ऐसा इवेंट है और इस दौरान काफ़ी सारे गोल्ड, सिल्वर, सेलेनियम जो है हमारे आउटर स्पेस में रिलीज़ होता है। फिर अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में।
तो पहला स्टेटमेंट है कि इसको जॉइंटली एस्टेब्लिश किया है DPIIT ने और इंडियन इंडस्ट्री ने, बिल्कुल सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन होते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। दैट इज़ वाई दूसरा स्टेटमेंट हमारा जो है वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? केवल और केवल वन ओनली। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ब्रू ट्राइब के बारे में। तो ब्रू ट्राइब को लेकर दो स्टेटमेंट दिए गए, दोनों के दोनों बिल्कुल सही हैं क्योंकि यहाँ पर ब्रू ट्राइब इंडो मंगोलियड रेस और आप कह सकते हो बिलोंग करती हैं। दूसरा, त्रिपुरा के अंदर ये ट्राइब रहती है। फिर उसके बाद में झूम कल्टीवेशन को ये फॉलो करते हैं। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। फिर आपसे पूछा गया था आज़ादी सैट-2 सैटेलाइट को लेकर, इसका जो स्टेटमेंट 2 है ना वो केवल और केवल आप कह सकते हो, यहाँ पे पूछा गया था कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, मैंने शायद करेक्ट पढ़ दिया है ना, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो इसका दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर आप कह सकते हो नॉट करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट सही है, इसको इसरो ने बनाया है और इसका काम यहाँ पर क्या है, अलग अलग हेल्थ डेटा को मेजर करना, जैसे टेम्परेचर वगैरह को मेजर करने का नहीं है, बाकी और भी काम यहाँ पर इसके आज़ादी सैट-2 के एजुकेशन के पर्पज़ से यहाँ पर इसको भेजा गया है। तो बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो यहाँ पर इस सैटेलाइट को बनाया गया है, लगभग 750 जो गर्ल्स हैं जो कि अलग अलग मतलब पूरे इंडिया से बिलोंग कर रही हैं और उन्हीं गर्ल्स ने मिलकर यहाँ पर इसको बनाया है। तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, इसका मकसद है, इसका आंसर मैं आपको चेक करके बताऊंगा, ठीक है ना, अभी इसका आंसर मत देना, इसका आंसर मैं आपको चेक करके बताऊंगा। फिर आपसे अगले क्वेश्चन में पूछा गया था इंडियन वाइट बैक्ड वल्चर के बारे में। तो इंडियन वाइट बैक्ड वल्चर को लेकर जो दोनों स्टेटमेंट दिए गए हैं इनमें से दोनों के दोनों गलत हैं। पहली चीज़ तो यहाँ पर बोला ये गया है, पहले स्टेटमेंट है ये वल्चर केवल वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है, ऐसा नहीं है। वेस्टर्न घाट्स के अलावा इंडिया, म्यांमार, बाकी सारे देशों में देखने को मिलता है। उसके अलावा इसको IUCN में एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया है, ऐसा भी नहीं है। IUCN में इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया है। दैट इज़ वन, नीदर वन नर टू जो है उसका वो सही आंसर हो जाएगा। फिर आपसे अगले क्वेश्चन में पूछा गया था सिमिलीपल टाइगर रिजर्व को लेकर। तो सिमिलीपल टाइगर रिजर्व हाल ही में जो न्यूज़ में देखने को मिला, ये कौन से राज्य में? ओडिशा में। अच्छा, ओडिशा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में? फटाफट नाम बताओ बिना वीडियो को आगे पीछे किए कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट था वो जिसके बारे में आपको पढ़ाया गया था। फिर आपसे पूछा गया ये जो YY128 है ये क्या है? हाल ही में न्यूज़ में था, तो ये क्या है? इसका सही आंसर क्या है? देखो यहाँ पर ये गलत लगा हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट, ऐसा नहीं है, ये एक एस्टेरॉयड है, आपको पता होगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। ये बेसिकली एक एस्टेरॉयड है जो कि यहाँ पर नासा जिसको ट्रैक कर रहा है। तो ये जो इसका ऑप्शन है ना ये गलत है, इसको एस्टेरॉयड कर लेना, बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया था सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व को लेकर। तो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व को लेकर दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। तो इसमें दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है, क्योंकि आपको मैंने बताया था सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व जो अलग अलग नदियां हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना, इसके कॉन्फ्लुएंस पर इसका जो डेल्टा बनता है इस नदियों से वहाँ पर स्थित है, ना कि बैतरनी और ब्राह्मणी रिवर के कॉन्फ्लुएंस पर। तो पहला स्टेटमेंट तो हो जाता है गलत। दूसरा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व को एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की तरह डेजिग्नेशन दिया गया, दैट इज़ वाई ऑप्शन जो 2 है वो हमारा बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद में अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था किस चीज़ के बारे में? यानोमामी ट्राइब के बारे में। अभी मैंने पढ़ाया था डिटेल से। तो यानोमामी जो ट्राइब है ये हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिली है। ये लोग यहाँ पर कौन से एरिया में पाए जाते हैं? तो सारा डेजर्ट, आर्कटिक रीजन, ये सारे ऑप्शंस दिए गए थे। तो उसका सही उत्तर है अमेजन फॉरेस्ट। पढ़ाया था ना मैंने आपको, पेरू और ब्राज़ील के पास का जो बॉर्डर है उस वाले पर्टिकुलर रीजन में जो यानोमामी ट्राइब है वो पाई जाती है। फिर आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया था किस चीज़ को लेकर? दाऊद बोहरा कम्युनिटी को लेकर। तो दाऊद बोहरा कम्युनिटी को लेकर दो स्टेटमेंट्स दिए गए थे, पूछा गया था कौन सा सही है? दोनों के दोनों सही हैं, क्योंकि ये जो कम्युनिटी है ये शिया सेक्ट को बिलोंग करती है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, ये लोग लिसान अल दावत एक लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं और ये जो लैंग्वेज है ये अरबिक और उर्दू का कॉम्बिनेशन है, दैट इज़ वाई सी इज़ द करेक्ट आंसर। दोनों स्टेटमेंट्स हमारे सही हैं। फिर आपसे अगले क्वेश्चन में पूछा गया था आसियान को लेकर। आसियान जिसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसको लेकर जो दो स्टेटमेंट दिए गए हैं कौन सा सही है? पहला, इसको एस्टेब्लिश किया गया था बाय साइनिंग द बैंकॉक डिक्लेरेशन, बिल्कुल सही बात है। वैसे मैंने शायद ये बोलना भूल गया हूँ, आर्टिकल में लिखा हुआ था, शायद मैं पढ़ाना भूल गया हूँ, इसके बारे में एक्सप्लेन करना भूल गया हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर पहला स्टेटमेंट सही है। अब ध्यान रखना, इस आसियान जो बॉडी है ना इसको बनाया गया था बैंकॉक डिक्लेरेशन के माध्यम से, और इसका जो मेंबर है मैंने बताया है 10 इसके मेंबर्स हैं, 10 कंट्रीज़ इसके मेंबर्स हैं, है ना। तो इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है क्या? नहीं, इंडिया इसका कैसा ही मेंबर नहीं है, ना फाउंडिंग मेंबर है ना इसका मेंबर है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन जो स्टेटमेंट 2 है हमारा वो बिल्कुल रॉन्ग है, जिसके बेसिस पर जो हमारा वन ओनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपसे अगले क्वेश्चन में पूछा गया था बाइगा ट्राइब के बारे में। तो बाइगा ट्राइब के रेफरेंस में आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, कौन सा स्टेटमेंट सही है?
पहला स्टेटमेंट, बाइगा ट्राइब बेसिकली एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, बिल्कुल सही बात है, अभी पढ़ाया था पीवीटीजीज के बारे में। फिर दूसरा, जो बेवार है ना, एक प्रकार का शिफ्टिंग कल्टीवेशन है जो कि इन ट्राइब्स के थ्रू फॉलो किया जाता है, ये भी सही बात है, इसी वजह से बोला था मैंने बेवार के बारे में ध्यान रखना। अब दोनों स्टेटमेंट्स को लेकर कौन सा सही है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, बोथ 1 और 2 यहाँ पर इसके आंसर देखने को मिल जाते हैं। तो ये था गाइज आज का हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन। आई होप आपने बहुत सारे क्वेश्चंस बिल्कुल सही किए होंगे, और कितने क्वेश्चंस ओवरऑल सही किए हैं अपना स्कोर जो है आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख सकते हो, ठीक है ना। और इसको अटेम्प्ट क्या करो, अपना स्कोर आप लिखे बिना चले जाते हो तो लिख कर ज़रूर जाया करो। नीचे आप देख पा रहे होंगे ढेर सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और अगर आप रोजाना के बेसिस पर प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है, सच्ची बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली आपसे एग्जामिनेशन में बन जाते हैं। और अगर आप डेली के बेसिस पर प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ पर जब आप एग्जामिनेशन में बैठोगे ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें बहुत आसान लगेंगी, ऐसा लगेगा यार सब कुछ हमारा पढ़ा पढ़ाया है, ठीक है ना। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।